हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं ईवीएस की क्लास सीटेट के लिए प्राइमरी लेवल में। और अगर आपने मेरी अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर कराई हुई हैं और अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल की प्रिपरेशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। शक्कर को अल्कोहल में बदलने की, खमीर को अल्कोहल में बदलने की, शक्कर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, या खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शक्कर को अल्कोहल में बदलने की। क्या होता है खमीरीकरण, चलिए इसको देख लेते हैं। खमीरीकरण वह होता है जब किसी पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, शीघ्र पचने वाले पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, तो वहाँ हो जाता है खमीरीकरण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, शक्कर को अल्कोहल में बदलने की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका घर एक्स स्थिति पर है और बुक शॉप वाई स्थिति पर है। यदि आपका घर बाजार के ठीक सामने है और बीच में व्यस्त मार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं, जिसके कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, तो पहले ठीक उत्तर में जाते हैं 100 मीटर, फिर ठीक पश्चिम में जाते हैं 50 मीटर, लंबा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय करके आप क्या करते हैं, बुक शॉप पर पहुंच जाते हैं। तो बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष आपके घर की क्या दिशा है वो आपको बतानी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको समझा देते हैं आपको, बनाकर एक थोड़ा सा इसका मैप बना देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लेते, दिया है घर कहाँ स्थित है, एक्स पर स्थित है, और जो बुक शॉप है वो वाई पर स्थित है। यहाँ हम क्या मानते हैं, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिण, यहाँ हो जाता है इधर पूर्व, और इधर क्या हो जाता है, इधर हो जाता है पश्चिम। ठीक है, अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर पहले उत्तर में जाते हैं, तो 100 मीटर पहले कहाँ जाएंगे, उत्तर में जाएंगे। ये चला 100 मीटर, उसके बाद फिर ठीक पश्चिम में कितना जाता है, 50 मीटर। तो यहाँ से जब हम घूमते हैं तो लेफ़्ट ही टर्न लेते हैं, तो हम यहाँ पर जाते हैं कितना, 50 मीटर। ये चला यहाँ पर 50 मीटर। उसके बाद कहाँ पर जाता है, लंबा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करता है और ठीक दक्षिण में 150 मीटर चलता है। तो यहाँ पर हम पश्चिम में है तो दक्षिण में किधर जाएंगे, नीचे की साइड जाएंगे, और यहाँ पर कितना चलता है, ये 150 चलता है। ठीक है, 150 मीटर चल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है, हम यहाँ पर हैं इस टाइम, और यहाँ से हमें देख के बताना है कि वाई के सापेक्ष एक्स कौन सी दिशा में। तो हम यहाँ दक्षिण में, और यहाँ के सापेक्ष एक्स कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व डायरेक्शन। ये हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, बाहरी एवं भीतरी क्रियाकलाप होते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं कि ये लड़के खेल खेलेंगे, ये खेल लड़कियाँ खेलेंगी, ऐसा होता है, या ऑप्शन डी विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी एवं भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ये कौन से खेल होते हैं, स्वच्छंद खेल को हम क्या बोलते हैं, इसको फ्री प्ले भी बोला जाता है। तो क्या होता है, इसमें बच्चे जो हैं खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होता है जो बच्चे उसको फॉलो करें, और इससे क्या होता है, बच्चों का जो है गामक कौशल बढ़ जाता है, जो बच्चे स्वच्छंद खेल खेलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। हमें बताना है कि किसकी ज़रूरत नहीं होती जब बीजों का अंकुरण करते हैं, अगर ये चीज़ ना हो तो भी चल जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम ताप। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं भी होता है तो बीजों का अंकुरण हो जाता है। वायु, नमी और ये जो पानी, ताप होता है, इनका क्या होता है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बीजों के अंकुरण में। उचित नमी और उचित पानी के माध्यम से ही बीजों का अंकुरण होता है, उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का कोई रोल नहीं होता। अगर प्रकाश यहाँ पर अनुपस्थित भी है तो भी बीजों का अंकुरण हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग रिक्त स्थान दिया हुआ है तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो कितने टेम्परेचर पर दूध को गर्म और ठंडा किया जाता है, देख लेते हैं ऑप्शन। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या
3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और फिर उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है। अति ठंडा करके उसका भंडारण किया जाता है जिससे कि दूध खराब ना हो। पाश्चुरीकृत की प्रक्रिया कहलाती है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जाता है? देख लेते हैं ऑप्शन। आरोही लता में, झाड़ियों में, बिसर्पी लता और शाक में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिसर्पी लताएं। बिसर्पी लताएं कौन सी होती हैं? जो ज़मीन पर फैल कर चलती हैं। ये ऊपर नहीं चलती हैं दीवार पे या किसी पेड़ के सहारे, ऊपर नहीं चलती हैं, नीचे ही रहती हैं। और जो होती हैं आरोही लताएं वो होती हैं जैसे मनी प्लांट की बेल हो गई, अंगूर की बेल हो गई। और बिसर्पी लताएं कौन सी हो जाती हैं? जैसे कि खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, जो नीचे ज़मीन पर फैल कर चलती हैं, इनको बिसर्पी लताएं बोलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग करते हैं तो कौन से लोग करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। तो छूकर जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है, जो छूकर पढ़ने की क्रिया की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है जो लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम ब्रेन लिपि भी बोलते हैं और वो अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, या घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ताप घटता है और वायुमंडलीय ताप भी निम्न होता है। अगर दोनों चीज़ें कम होंगी तो जो है वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। वाष्पन का मतलब क्या होता है? जब तापमान के बढ़ने के कारण जो जल होता है वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, ऊपर चला जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। तो अगर ताप अधिक होगा तभी तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, अगर ताप कम होगा तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होगी वो धीमी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो फुर्तीली नृत्य शैली होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन है स्वांग, मटकी, भगोरिया या लावनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये होता है ऑप्शन नंबर ए स्वांग। फुर्तीली नृत्य शैली को स्वांग कहा जाता है और बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित नृत्य होता है। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है जैसे लड़के के पक्ष से बारात चली जाती है, उसके बाद जो घर की स्त्रियाँ होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं और इसको बाबा बाई भी नाम से जाना जाता है, बाबा बाई के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ए, पौधे भूरक्षण को रोकते हैं। ये बात तो एकदम करेक्ट दी हुई है यहाँ पर। पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, भूमि को कटान को कम करते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियाँ उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने में प्रयुक्त होती हैं। ये सही नहीं है यहाँ पर। पशु पौधों को आश्रय देने का काम करते हैं। पशु पौधों को आश्रय नहीं दे सकते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ बीजों को खाया जा सकता है। तो ये बात भी एकदम सही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ए तथा बी तथा सी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए और डी। पौधे क्या करते हैं? भूमि के कटान को रोकते हैं, मृदा के कटान को रोकते हैं और फिर हमें क्या करते हैं? बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ बीजों को खाया भी जा सकता है। तो ए और डी राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 11। पौधे के भागों तथा उनके कार्य भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन क्या है? पौधे के कार्य और भाग बताए गए हैं, सबसे उपयुक्त कथन बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, फल परागण में सहायता नहीं करते हैं, और जड़ें जो हैं पौधों को पत्तों से नहीं जोड़ती हैं, तना जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। पत्ते ऊपरी भाग को सहारा नहीं देते हैं, तना ही देता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है, इसी में परागण वगैरह होता है, परागकोश से परागण होता है, प्रजनन होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल बताइए। कौन सा सही है यहाँ पर? तो हमें संघ शासित प्रदेश बताने हैं। कितने हैं वर्तमान में संघ शासित प्रदेश? यहाँ पर है 8 संघ शासित प्रदेश। तो यहाँ दिया हुआ है मिजोरम और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है और मिजोरम नहीं है।
बी में देख लेते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़, ना झारखंड है और ना छत्तीसगढ़ है। सी में देख लेते हैं लद्दाख पुदुचेरी, ये दोनों हैं। ऑप्शन डी में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और नागालैंड, जम्मू कश्मीर तो है और नागालैंड नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, लद्दाख और पुदुचेरी है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। तो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक पोशाक होती है साड़ी वो कौन सी है? यहाँ पर देख लेते हैं बनारसी, कलमकारी, नौवारी या जामदानी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नौवारी। नौवारी जो है महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी का नाम होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 14। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दी हुई है न्यूनतम आयु। ऑप्शन ए में दी हुई है लड़कों की 18 तथा लड़कियों की 18 वर्ष। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन बी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष, ये सही है। और ऑप्शन सी में देख लेते हैं लड़कों की 21 वर्ष तथा लड़कियों की भी 21 वर्ष। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लड़कियों की 21 वर्ष और लड़कों की 25 वर्ष। तो ये सब यहाँ पर गलत हो जाते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पर राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लड़कियों के लिए 18 वर्ष होती है और लड़कों के लिए कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो यहाँ पर हमें प्रक्रिया दी हुई है, वो बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है अवलोकन, बी में दिया हुआ है तुलना, सी में दिया हुआ है अनुमान और डी में दिया है निर्णय। तो यहाँ पर ऑप्शन और देख लेते हैं कि आप पूरे कंप्लीट ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी और सी और डी या डी और ए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वे हो जाएंगे हमारे ए और बी। देख लेते हैं और बी में क्या दिया हुआ है। ए और बी में दिया हुआ है यहाँ पर अवलोकन और तुलना। अगर तुलसी के पौधे और गुलाब के पौधे में वह अंतर कर पा रही है तो किस लिए कर पा रही है? क्योंकि उसने पौधों को अवलोकित किया है, मतलब उनको देखा है और उनकी उसने तुलना की है कि गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, तुलसी के पौधे में नहीं होते। तुलसी का पौधा का जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है, गुलाब का हार्ड होता है। तो ये चीज़ें देखकर उसने तुलना भी कर ली है और उसका अवलोकन भी किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 16। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का क्या उद्देश्य है? अगर हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति की सैर पर लेकर जा रहे हैं बच्चों को, जैसे चिड़ियाघर में ले गए या किसी राष्ट्रीय पार्क में ले गए हैं, तो क्यों ले जाते हैं और उसका क्या उद्देश्य होता है? चलिए आते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये कुछ सही लग रहा है वैसे। ऑप्शन बी में देख लेते हैं पहले, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। आभासी यात्रा तो हो ही नहीं सकती है, जब जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाएगी यात्रा। एक, पार्क में सैर करना और विद्यार्थी की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। तो पार्क में सैर कराने का यहाँ पर तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने का कोई कार्य नज़र आ ही नहीं रहा है, कोई कारण ही नहीं है। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई का बगीचा विकसित करना। ऐसा कुछ नहीं है, विद्यार्थियों को वहाँ पर बगीचा विकसित करने के लिए नहीं ले जाया जा रहा है, वहाँ पर ले जाया जा रहा है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध बनाना। बच्चे अगर प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तभी वह पर्यावरण के बारे में अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और उसकी रक्षा कर पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेंजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? तो रेंजी यहाँ पर क्या कर रही है, जेंडर की बात कर रही है, जेंडर संबंधी समस्या के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, समूह चर्चा, बी, चलचित्र प्रदर्शन, सी, भूमिका निर्वहन या खेल। यहाँ पर खेल की बात नहीं हो रही है, भूमिका निर्वहन से हम इसको नहीं बता सकते हैं, चलचित्र द्वारा नहीं बता सकते हैं। इस अवधारणा को संबोधित करने के लिए सबसे सूटेबल जो बैठेगा यहाँ पर, सबसे उत्तम तरीका है समूह चर्चा। समूह में चर्चा की जाएगी तो इस बारे में वह अच्छे से समझ पाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कराते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बच्चे जो हैं एकल परिवारों में रह रहे हैं, अकेले अभिभावकों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, इन बच्चों की अवहेलना करेंगे,
विषय संबंधित समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएंगे और परिवार पर समझाने के लिए कहेंगे, या ऐसे परिवारों में बच्चों के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं उस पर विशेष बल देंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, या ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करेंगे और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करेंगे। हम पता करेंगे कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एकल परिवार में रह रहे हैं और हम उनके लिए सहानुभूति की संस्कृति बनाएंगे। ऐसा करेंगे कि जिससे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सकें, उन्हें परिवार शब्द का मतलब पता चल सके, समूह में बैठाना सिखाएंगे जिससे कि वो एक दूसरे से चर्चा कर सकें, मित्र बनवाएंगे उनके। ऐसी संस्कृति का हम निर्माण करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रूबल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो उसकी दादी क्या कहती है। दादी कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा हुआ जो बूढ़ा बाबा है वो तुझको ले जाएगा। यदि आप रूबल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। रूबल की दादी से बात करेंगे, उन्हें ऐसा करने के लिए मना करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम मना तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक लोक कथाएँ हैं जो वो कह रही हैं, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर गलत। फिर देख लेते हैं, रूबल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को ये धारणा बतानी है कि दादी झूठ बोल रही है, बड़े झूठ बोलते हैं, बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। रूबल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा वहाँ पर कोई बाबा नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। छोटे बच्चे जो हैं जो बातें सुन लेते हैं, जो उन्हें अच्छी लगती हैं, तो वो उसको सच ही मान लेते हैं, वो दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, रूबल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जाँच करे। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सबसे सुटेबल और राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। रूबल से यही कहेंगे कि आप जो है और तथ्य इसके बारे में इकट्ठा कीजिए और सूचना की जांच कीजिए कि क्या ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कक्षा में एक शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएंगे। कक्षा 1 की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे। उन्हें हमें ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि आपकी विषय के बारे में पढ़ के आइए और कक्षा में आइए तैयारी करके। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। तो बच्चे क्या लिखेंगे, उनको इतना जब पता ही नहीं तो कैसे आप उनको परिचित कराएंगे। कक्षा 1 के बच्चों की बात हो रही है। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण कर मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे, या प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो इसमें कैसे भूमिका निर्वहन कोई कर सकता है। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करेंगे और मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। मूर्त पदार्थ क्या होते हैं। मूर्त पदार्थ वो होते हैं जिनको हम छू कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। जो जैसे यहाँ पर जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं 5 कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो क्या करती हैं ये चीज़ें, हमारी वातावरण के जो परिवर्तन होते हैं उनको ये ग्रहण कर लेती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इनको हम छूकर बता सकते हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी ईवीएस की क्लास। और अधिक क्लासेस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, चैनल पर जाइएगा और देखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए हम वीडियो बनाकर लाते हैं। हमें मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू।